नमस्कार, स्वागत है आपका। हम बात करेंगे प्रकाश अंबेडकर साहब से। प्रकाश अंबेडकर साहब इसलिए भी ज़रूरी हैं कि महाराष्ट्र में जो विपक्ष का गठबंधन है INDIA, उसके एक महत्वपूर्ण घटक के तौर पर वंचित बहुजन अघाड़ी को शामिल किया गया था, VBA इनकी पार्टी को। और अभी क्या स्थिति है? क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है या प्रकाश अंबेडकर साहब इस बातचीत की प्रक्रिया से खुश हैं? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए सीधे आपको प्रकाश अंबेडकर जी के पास लिए चलते हैं, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। बातचीत धन्यवाद शुरू हो आपको गई भी। है। आई थिंक 2-3 राउंड की बातचीत आप लोगों की हुई है। कोई फॉर्मूला निकला महाराष्ट्र की 48 सीटों पर कैसे लड़ेगा इंडिया ब्लॉक? नहीं, ये सवाल जो है वो आपने कांग्रेस को पूछना चाहिए, एनसीपी और शिवसेना को, जी। क्योंकि वो तीनों जो है वो फॉर्मूला फाइनलाइज करेंगे और फिर हम लोग को वो बताएंगे। इसलिए हम लोग जो शामिल हुआ है वो पिछले मीटिंग में शामिल हुए हैं, और उस पिछले मीटिंग में हमने कहा कि जस्ट नरेंद्र मोदी विल नॉट बी दी ओनली पॉइंट ऑफ कमिंग टुगेदर, लेकिन साथ साथ कॉमन प्रोग्राम भी होना चाहिए कि जिसका एक ड्राफ्ट जो है वो हम लोग ने सबमिट किया है। और फैसला ये हुआ था कि कॉमन प्रोग्राम तय करेंगे और कॉमन प्रोग्राम के बाद जो है वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला रेडी करेंगे, ऐसी चर्चा थी। जी, तो अभी तक की जो सो बातचीत हुई है उससे आप संतुष्ट हैं? कांग्रेस, एनसीपी, एनसीए, शिवसेना आर इन अ वेरी बेटर पोजीशन टू, वो अच्छी पोजीशन में है कि वो उसका जवाब दे। आप क्या संतुष्ट हैं? आपकी अघाड़ी क्या संतुष्ट है कि जो बातचीत चल रही है वो सही दिशा में चल रही है? मेरे ख्याल से बातचीत हमारे लिए संतुष्ट की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो उनका गठबंधन 2.5 साल पुराना है। हम तो पिछले मीटिंग में वहां पर गए, इसलिए कोई कोई फॉर्मूला ही नहीं है हमारे सामने की जिस पर हम लोग टिप्पणी करें या कुछ कहें। वो तो आपस में ही तय कर रहे हैं, उसके बाद में फिर हम लोग अपनी बात रखेंगे। अब जब चुनाव सर पे दिखाई दे रहे हैं प्रकाश जी, और ऐसे में अभी तक हम फरवरी की 10 तारीख को 9 तारीख को बात कर रहे हैं, अभी तक तय ही नहीं है कि कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा। आपको लगता नहीं कि चीजें बहुत लेट होती जा रही हैं? मैंने इसलिए कहा ना, ये सवाल आपको कांग्रेस को और शिवसेना को पूछना होगा कि ये आपका सीट शेयरिंग 2.5 साल से जो चल रहा है वो अभी तक फाइनल क्यों नहीं हुआ, ये आप उनको पूछें। जी, अगर यहाँ बात नहीं बनती है तो क्या आप उस तरफ भी जा सकते हैं, NDA की तरफ? नहीं, देखिए, अपने एनडीए का जो अलायंस है वो कई सालों से हमने जो है वो बंद कर दिया है, क्योंकि फंडामेंटल डिफरेंस है हमारी थिंकिंग में और उनके थिंकिंग। हम्म। इसलिए ये फंडामेंटल डिफरेंस होने की वजह से मिलाप होने की या अंडरस्टैंड होने की गुंजाइश कम दिखाई देती है मुझे। और लास्ट। इसलिए पिछले बार भी जब कांग्रेस ने हमसे समझौता नहीं किया तो हम लोग बीजेपी के साथ नहीं गए, एनडीए के साथ नहीं गए। हम अपने बलबूते पर अपनी ताकत पे लड़ते रहे। जी, आपने हमने देखा 2019 के चुनावों में आपने MIM के साथ मिलकर गठबंधन बनाया और करीब 7-8% वोट लिया, और जिस वजह से ये कहा जाता है कि कांग्रेस और NCP को नुकसान हुआ, क्या इसीलिए आपको लगता है कि वो आपको अपने मैं साथ रखना चाहते हैं? मैं ये कहूंगा कि आपका आपका एनालिसिस जो है वो अधूरा है, ऐसा मैं कहूंगा। जी। कांग्रेस और एनसीपी की वजह से जो है वंचित बहुजन अघाड़ी जो है 8 सीट लूज हो चुकी है। हम्म। वो अगर नहीं लड़ते तो शायद हम लोग उस पर जीतते। हम्म। उनको जो है वो सिर्फ मुस्लिम वोट मिले थे, हिंदू वोट मिले नहीं। अगर वो नहीं लड़ते तो शायद मुस्लिम वोट हमारे पास होते और 8-9 हमारी सीटें जीतती। हम्म। दैट इज ऑल। ये भी एक फैक्ट है कि जो मेरे ख्याल से लोगों के सामने आना चाहिए, ऐसा हम लोग समझते हैं। जी, तो क्या आप क्या चाहते हैं, 48 सीटों में कितनी सीटें VBA लड़ने को तैयार है महाराष्ट्र में? देखिए, जब तक समझौता नहीं होता तब तक कुछ कह नहीं सकते। आपने एक चिट्ठी लिखी थी 12-12-12 वाली। हम लोगों को जब तक अघाड़ी में नहीं दिया था या बातचीत के लिए बुलाया नहीं था, तो 48 के 48 लड़ने की हम लोग ने तैयारी की थी। आज लेकिन जब समझौता
करने की बात कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने की है, तो समझौते में जितने सीट आएंगे उतने सीट हम लोग लड़ेंगे। अखबारों में ऐसा है कि छपा है कि और आपको दो सीट। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम्म। वी हैव अ प्रेजेंस, मतलब हम लोग का प्रेजेंस है जो लाख, 2 लाख 2.5 लाख के आसपास है। हम्म। लेकिन ये जो समझौते में राजनीति करते हैं, चाहे वो एनसीपी हो, कांग्रेस हो, ये जो है कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी तक ही लिमिटेड है। हम्म। ये अक्रॉस अक्रॉस द स्टेट इनका प्रेजेंस जो है वो कम है। हम्म। इसलिए कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में ये काफी स्ट्रांग है और कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में काफी वीक है। तो इसलिए ये इनमें जब तक तय नहीं होता कि कौन से कॉन्स्टिट्यूंसीज कौन लड़ेगा और कौन से कॉन्स्टिट्यूंसीज कोई नहीं लड़ेगा, या जब तक सब मिलके बैठ के नहीं डिसाइड करते, तब तक मैं समझता हूं कि ये इलेक्शन के पहले फॉर्मूला आना चाहिए, ऐसा मैं कह रहा हूं। जी, आपने 12-12-12 का फॉर्मूला दिया था कि हर पार्टी 12-12 सीटें लड़े। क्या आप उस पर अभी भी अडिग हैं? नहीं, देखिए, वो जो फॉर्मूला दिया था उस वक्त भी हम लोग ने अपने लेटर में कई कहा था कि ये जो महाविकास आघाड़ी है, ये 2.5 साल से इकट्ठा है और आपस में बातचीत मिलती है और कुछ होता नहीं है। आपस में आपस में ये कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते, और इसलिए इनमें चर्चा होने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट हमने कहा था कि भैया 12-12 का फॉर्मूला आप डिसाइड कर लीजिए और फिर वहां से चर्चा शुरुआत होती है। जी। तो इसलिए हमने वो फॉर्मूला दिया था। वी आर नॉट, हम लोग उसको पकड़ के रखे हैं ऐसा नहीं है। ये भी हमने अखबारों तो सिर्फ उसका एक मुद्दा मुद्दा चर्चा के लिए सबके सामने रखा था। ये भी अखबारों में है कि आपको 2 सीटें देने को तैयार हैं अघाड़ी के लोग। देखिए, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी ताकत जानती है, अपनी परिस्थिति जानती है, और उसके मुताबिक फिर वो अपना डिसीजन लेती है। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि अगाड़ी में जब हम लोग बैठे हैं तो उसका सेंसिबल निर्णय होगा, ऐसा हम लोग समझते हैं उसका। 2 सीटों से आप संतुष्ट हैं? नहीं। सवाल अभी उसका जवाब देने की बात नहीं है, पार्टी विल डिसाइड संतुष्ट है या नहीं। प्रकाश जी, 2-3 बड़े मुद्दे हैं। हाल ही में 2 बड़ी पार्टियां एनसीपी और शिवसेना बढ़ गई। जो मूल लोग थे उनके पास नया चुनाव चिन्ह आ गया। उद्धव जी के पास नया चिन्ह है, शरद पवार को नया चिन्ह लेना पड़ेगा। आपको लगता है कि इसका नुकसान होगा अघाड़ी को, या ये इसको आप कैसे देखते हैं? अभी तक फिर देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर शिवसेना के लिए और सॉरी, इलेक्शन कमीशन की ऑर्डर जो है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए और शरद पवार गुट के लिए, उस वक्त जो था वो सिर्फ अंधेरी में जो बाई इलेक्शन हो रहा था उसी के लिए था। हम्म। और अब जो दिया हुआ है वो जो राज्यसभा की चुनाव है उसके लिए दिया है। हम्म। कहीं भी कहीं भी इलेक्शन कमीशन को अधिकार नहीं है कि वो पार्टियों का नाम दे, वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर सकती है। अब ऐसा है कि उद्धव ठाकरे जो है उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन किया है नहीं किया, या शरद पवार ने अपना रजिस्ट्रेशन, पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन किया है नहीं किया है। मेरे ख्याल से ये बातें जब तक वो बताएंगे तब तक हम लोग को पता चलेगा कि उनका है। सिंबल के मुताबिक जो है वो कुछ न कुछ तो भी नुकसान होता है, क्योंकि मैं पिछले 40 साल से जो है वो अलग अलग सिंबल पे लड़ रहा हूं, तो हर बार सिंबल जब बदलता है तो उसका नुकसान भी होता है। हम्म। भारत जोड़ो यात्रा पे राहुल गांधी निकले हुए हैं इस चुनाव के मौसम में। कैसा लगता है आपको देख के, ये सुन के? कितना ज़रूरी है और क्या ये ठीक है? देखिए, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब बंबई में ये
सभी जन इकट्ठा बैठे थे, तो इनके जो एक CWC के मेंबर जो है सतपाल जी और अशोक चौहान जो एक्स चीफ मिनिस्टर है, दोनों मुझे मिलने आए थे इसी पे कि आगे क्या करना है। तब मैंने उनसे एक सवाल किया था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो खड़गे के माध्यम से सभी को इकट्ठा ले आना चाहती है और बीजेपी RSS के खिलाफ लड़ना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ मैंने कहा कि राहुल गांधी के माध्यम से कांग्रेस अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है। तो ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज है इलेक्शन के वक्त, क्योंकि आप कुछ लोगों से सहयोग मांगते हो कि हम लोग मिलके RSS बीजेपी के सरकार के खिलाफ लड़े, और दूसरी तरफ जो है वो आप जिसके साथ जुड़ना चाहते हो उसको एक थ्रेट पैदा कर रहे, चैलेंजिंग एक प्रकार का है। तो ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग बात आप इकट्ठा कैसे ले जा सकते हो? कॉन्फ्लिक्टिंग मैनेजमेंट मैंने कहा आप कैसे करोगे? मैंने कहा इसका मुझे थोड़ा सा जानकारी देंगे तो अच्छा होगा, वरना मैंने कहा टकराव होगा, और जहां टकराव होगा मैंने कहा वहां बिखराव भी आएगा। वो देखा हमने, ममता बनर्जी नाराज हो गई कि बंगाल में उनको बताया नहीं, नीतीश कुमार अलग हो गए। जो कुछ हो रहा है वो जो आप बात कह रहे हैं प्रकाश जी, वो शायद आपने पहले पढ़ ली थी कि कॉन्फ्लिक्टिंग है, ये अब समझ में आ रहा है अलाइस को। अब देखिए उस बार भी हम लोगों ने सबको कहा था कि एक्सपांशन ऑफ पार्टीज जो है वो लोकसभा के बाद की। अब जो है वो RSS बीजेपी के गवर्नमेंट को चैलेंज करना, उनको डिसलॉक करना, मैंने कहा यही मुद्दा होना चाहिए विद मिनिमम प्रोग्राम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो कुल मिलाकर मैं अगर आपकी बात को आसान भाषा में समझना चाहूं या दर्शकों को समझाना चाहूं कि राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा से इंडिया ब्लॉक को नुकसान हो रहा है। नहीं, मैं वो नहीं कहूंगा, क्योंकि हर पार्टी का जो अधिकार होता है कि वो अपनी अपनी असेसमेंट करे और अपनी अपनी असेसमेंट से वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाए। तो इसलिए नुकसान फायदे की जो बात होती है वो मेरे ख्याल से हर पार्टी को असेसमेंट करना होता है। अब उनका असेसमेंट होगा कि एक तरफ खड़गे और दूसरी तरफ राहुल गांधी ये अघाड़ी को स्ट्रेंथनिंग कर रही है, तो मेरे ख्याल से वी शुड नॉट रीड इट इन अ डिफरेंट मैनर, मतलब उसको गलत हम लोग ने साबित नहीं करना। लेट मी करेक्ट हर किसी की विचारधारा होती है। लेट मी मेक यू मोर इजियर फॉर यू। इस टाइम पे जब गठबंधन की बात होनी चाहिए, जब अलाइस के साथ बातचीत करनी चाहिए, जब सीट तय होनी चाहिए, चेहरे तय होने चाहिए, मुद्दे तय होने चाहिए, रैलियों की जगह तय होनी चाहिए, तो वहाँ पे अपनी यात्रा, अपना जगह, अपना वो हो रहा है। समय नहीं है, हम 1 महीना दूर हैं चुनाव से। देखिए एक ऐसा है कि राहुल गांधी इज नॉट द ओनली लीडर विद इन द कांग्रेस पार्टी। उन्होंने जो है खड़गे को प्रेसिडेंट करके चुना है, तो दी डिवीजन ऑफ वर्क कैन ऑलवेज टेक प्लेस। तो ये डिवीजन ऑफ वर्क हो गया है कि खड़गे जो है वो ऑपोजिशन पार्टियों से बात करेगा और राहुल गांधी है वो पार्टी को बढ़ावा देगा। तो मैं समझता हूं कि डिवीजन ऑफ वर्क जो कांग्रेस पार्टी करना चाह रही है उसको दूसरे तरीके से रीड करना गलत है, ऐसा मैं मानता हूं। अच्छा, अभी प्राइम मिनिस्टर ने एक टारगेट दे दिया 370 भाजपा के लिए और एनडीए के लिए 400 पार। क्या लगता है बीजेपी इसको पा सकती है? सिर्फ ईवीएम के माध्यम से पार कर सकती है, नहीं तो नहीं। ईवीएम के साथ ईवीएम के जो वोट होते हैं वो उसी दिन काउंट हो, और उसके साथ साथ ये जो पेपर ट्रेल है ये भी काउंट हो। पर प्रकाश जी, अब बहस 270 की नहीं हो रही है, अब ये हो रहा है कि बीजेपी को 370 आएंगे कि नहीं आएंगी। सब ये मान के चल रहे हैं कि बीजेपी चुनाव जीत ही रही है। मैं वही कह रहा हूं कि जब तक ईवीएम का इस्तेमाल करेंगे 200 क्या 500 भी क्रॉस करेंगे, नहीं तो बीजेपी का चुनाव कोई जीतना नहीं है। लेकिन अगर सही वोटिंग की तो
हम लोगों के जो स्टडी है उसके मुताबिक 150 भी बीजेपी नहीं क्रॉस कर सकती। बीजेपी का चुनाव जीतना एक तरीके से लग रहा है कि परसेप्शन के लेवल पर यह है कि जीत ही रहे हैं। राम मंदिर कर दिया, अयोध्या काशी की बात हो रही है, मथुरा की बात हो रही है, भारत रत्न दे दिए तमाम नेताओं को इस वक्त में, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी हों, चाहे आज उन्होंने अनाउंसमेंट किया चरण सिंह जी के लिए, नरसिम्हा राव जो कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना को आते हैं, स्वामीनाथन अय्यर तमिलनाडु से आने वाले। तो लगता है कि 370 की तैयारी कर रही है बीजेपी पूरी। सवाल ऐसा है कि घबराहट नाम की चीज होती है, बौखला के नहीं की नाम की एक चीज होती है। और यह कब होता है कि जब अपने हाथ से सब कुछ छूट रहा है। तो बीजेपी के हाथ से सब कुछ छूट रहा है, इसलिए बचाने की बात चल रही है, इसलिए इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, उसको पकड़ो, उसको ले आओ, उसको ले आओ, ये चल रहा है। ये तो बौखलाहट है, ये थोड़ी 370 की है। ये तो डरे हुए मानसिकता की बात है, ये माइंड गेम है। इस माइंड गेम को जो है वो कांग्रेस खेल नहीं पा रही है। अगर इस माइंड गेम को अगर कांग्रेस खेल पाएगी तो शायद मेरे ख्याल से ये 100 के ऊपर भी नहीं जाएंगे। कांग्रेस को क्या करना चाहिए, क्या सलाह है आपकी? माइंड गेम खेलना चाहिए। जिस तरह मोदी जी माइंड गेम खेल रहे उस तरह कांग्रेस ने भी माइंड गेम खेलना चाहिए। आप होते कांग्रेस के अध्यक्ष, आप कैसे माइंड गेम खेलते? क्यों? आप क्या करते? मोदी इज प्लेइंग द माइंड गेम। आप जब तमिलनाडु के इतने लोगों को, आंध्र प्रदेश के इतने लोगों को, तमाम लोगों को आपने जाते जाते व्हेन यू आर ऑन द वे आउट आप उनको भारत रत्न दे रहे हो, आप उनका सम्मान कर रहे हो, तो इसकी मानसिकता क्या है? डिफीटिस्ट की मानसिकता है। ये माइंड गेम है। मोदी इज ट्राइंग टू प्ले द माइंड गेम एंड कांग्रेस शुड लर्न नाउ टू प्ले द माइंड गेम। बट इस माइंड गेम से बीजेपी को फायदा हो रहा है, कांग्रेस को स्वागत करना पड़ रहा है। वो ऐसा है कि माइंड गेम से चोट पहुंचाना चाह रहा है कि आप डिफीटेड हो, आप पता आगे आइए, मैंने तुमको हरा दिया है। कांग्रेस वाले ने ये कहना चाहिए कि तुम पहले ही हार चुके हो, अब तुम कहां से है, इसलिए बैसाखी लेके चलने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगता है राम मंदिर का चुनावों पे असर होगा जो अयोध्या में हुआ 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, जिस तरह का मूवमेंट बना, लाखों की संख्या में दर्शनार्थी जा रहे हैं, बीजेपी के सांसद अपने इलाकों से लोगों को लेके जा रहे हैं? देखिए, इस देश में हर इंसान किसी न किसी भगवान को मानता है। राम जी को मानने वाले भी काफी बड़ी संख्या यहां पर है। इसलिए वो राम जी के दर्शन लेने जाएंगे। इसका मतलब यह नहीं कि वो राम जी के दर्शन लेने गए तो बीजेपी का वोटर हो गया है। जो मैं आज जिस गांव में बैठा हूं उस गांव की चर्चा मैं आपसे बताता हूं। चर्चा ये है कि भैया गांव के लोग पूछ रहे थे, मोदी जी ने ये जो 4 शंकराचार्य जो कह रहे थे बात, उसको क्यों नहीं मानी? और उनका तर्क ये है कि इस महीने में शादियां नहीं है, मतलब इसका मतलब वो कहते हैं कि शुभ दिन नहीं है। शंकराचार्य जो कह रहे थे वो सही बात है, मोदी जी इस बात को क्यों नहीं मान रहे? वो अड़िल तट्टू की तरह क्यों अपने आप को पेश कर रहे हैं? ये देहात के लोगों में चर्चा है, आपको सिर्फ इसकी उजागर करना है। ये जो माइंड गेम है, इस माइंड गेम को आपको खेलना है। और जिस दिन, क्योंकि भावना मोदी से ज्यादा शंकराचार्य में है, आपको सिर्फ उसको हाईलाइट करते हुए, यह 4 शंकराचार्य है, 4 शंकराचार्य में से 7 शंकराचार्य है, 7 शंकराचार्य में से 4 शंकराचार्यों ने जो है विरोध किया है, 2 चुप बैठे और 1 जन ने सिर्फ उनके साथ में गए। इस बात को सिर्फ आपको उजागर करना है माइंड गेम में, और चिंगारी लगना शुरुआत हो जाती है। बीजेपी को डर है इस बात का
कि अगर कोई भी विरोधी दल इस माइंड गेम को खेलना शुरुआत करे और उसको अगर नेशनल मीडिया अगर हाईलाइट करना शुरुआत करे तो दे विल बी डिफीटेड। प्रकाश जी, एक और मुद्दा है महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था की स्थिति का। कल हमने एक वीडियो देखा, दो नेता आपस में फेसबुक लाइव कर रहे थे, एक दूसरे को पहले एक को गोली मारी फिर खुद को गोली मार ली। कुछ दिनों पहले एक और नेता आया, एक और वीडियो आया था जिसमें पुलिस थाने में बैठ के गोली चली थी। वहाँ बीजेपी के और शिंदे गुट के नेता आपस में थे। ये इसको आप क्या देखते हैं, क्यों हो रहा है ये सब कुछ महाराष्ट्र में? देखिए, एक तो ऐसा है कि ये तो फाइनेंशियल कैपिटल है और फाइनेंशियल कैपिटल होने की वजह से वहां पर हर चीज की एक अपनी कीमत होती है। आप जो है ग्रैब करने की कोशिश सबकी चल रही है और उनको लगता है, जो ग्रैबर्स है उनको लगता है कि ये सरकार वीक है, हम इसको किसी न किसी तरह से बच सकते हैं। और उस ग्रैबिंग में जो है लड़ाई झगड़ा हो रही है और अपने आप को वो अपने आप में इतना बेकाबू हो रहा है कि वो अब हथियार के साथ में लड़ना शुरुआत हुआ है और इसलिए वो फायरिंग है। दिस इज स्ट्रेट अवे अ फॉल आउट ऑफ द बीजेपी's पॉलिसी ऑफ ब्रेकिंग पॉलिटिकल पार्टीज। तो क्या वर्तमान सरकार क्योंकि जो आपने है सिर्फ शिंदे जी की और फडणवीस साहब की, ये संभाल नहीं पा रही है लॉ एंड ऑर्डर को? क्या कहेंगे आप? लॉ एंड ऑर्डर को संभाल, अभी इससे और परिस्थिति खराब होगी जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा वैसे। आपस में क्यों लड़ाई हो रही है? एक ही गुट के लोग हैं आपस में लड़ रहे हैं, एक ही तरफ के लोग हैं। नहीं, ये वही तो कह रहा हूं ना, जमीन की तो जमीन से लड़ाई है, फाइनेंस की लड़ाई है, जो एनपीए हो गया उसका कलेक्शन लेने के टाइम टेंडर्स है, सभी काफी बड़ी चीजें हैं। हम्म। पहले जो था वो सिस्टम से चलता था, यू हैव टू अप्लाई, आपको अप्लाई करना है, उसके बाद में ये तमाम चीजें है। अब जब तुम हौच पौच की तरह वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरुआत करोगे तो उनकी आपस में अगर नहीं नहीं जम गई तो वो आपस में लड़ गए। आप सरकार का इस्तीफा मांगेंगे? सरकार से चाहेंगे कुछ कहना, अपनी तरफ डिमांड करना? मैं अभी जो है सरकार से कोई इस्तीफा नहीं मांगूंगा। मैं हम लोगों से कह रहे कि इनको लॉक स्टॉक एंड बैरल फेंक दो उठा के। एक आखिरी मुद्दा और जिसको मैं ज़रूर छूना चाहूँगा, क्योंकि आप बाबा साहब की फैमिली से हैं, उनके पोते हैं आप, प्रकाश जी। आपको लगता है कि सही ये वर्तमान सरकार अब अम्बेडकर साहब की नीतियों को लेकर आगे बढ़ रही है क्या? और दूसरा जुड़ा हुआ मुद्दा है जातिगत जनगणना का, क्या वो होना चाहिए, डाटा आना चाहिए सामने? देखिए, वो डेटा आना चाहिए, मुझे जो लगता है, नॉट बिकॉज कि किसकी पॉपुलेशन कितनी है उसकी वजह से। देखिए, हम लोग ने जो है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो 1950 से शुरुआत किया। मैं एक उदाहरण तौर पे आपसे कहूं, पहले जमाने में जो है वो रस्सी बनाने की एक गांव में जो बनती थी वो एक समाज बनाता था। जी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो है घरवारी की नायलॉन की रोप आ गई। अब उस समाज का क्या हो गया? ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ, उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कहीं लोगों को जो है वो पर्याय प्राप्त हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर से, और कुछ लोगों को पर्याय प्राप्त हुआ ही नहीं है। क्या इनका इकोनॉमिक जेनोसाइड हुआ है? मुझे कई छोटी छोटी कम्युनिटीज जो है जिनका छोटा छोटा कारोबार, मतलब कास्ट ओरिएंटेड बिजनेस था, कुछ लोग तो अपने आप को अलग तरीके से ढल गए, लेकिन बाकी के लोग जो है वो अपने आप को नहीं हुआ, उनके नाम भी अभी मिलते नहीं है। मतलब 1931 का सेंसस अगर हम लोग देखें तो 1931 के सेंसस में रफली 3553 कास्ट आर नोटिफाइड। आप कुछ इलाकों का छोटे मायने में अगर सर्वे करें तो माइक्रो कम्युनिटी जो थी, कास्ट जो था, वो आप विदर हुआ है, whether they have migrated or whether they have just died in this whole economic genocide। इसका मेरे ख्याल से डेटा आएगा, क्योंकि
इकोनॉमिकली हर 20 साल के बाद एक चेंज ओवर आएगा। उस चेंज ओवर में व्हाट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, दैट इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। वो सबसे बड़ी बात है कि जी। आपको किन लोगों को प्रोटेक्ट करना है। मैं अभी ताजा ताजा उदाहरण अगर दूं तो मनमोहन सिंह ने जब इंपोर्ट ड्यूटी कम की थी सभी चीजों पे 91-92 में, तब हमने उनसे कहा था कि टाइनी इंडस्ट्री इफेक्ट हो जाएगी, ये बच नहीं पाएंगे। और आज दिखाई देता है कि टाइनी इंडस्ट्री पूरी खत्म हो चुकी है। अब ये स्टडी करना होगा कि ये टाइनी इंडस्ट्री के जो लोग हैं ये माइग्रेट हो गए हैं या भूख की वजह से वो मर गए हैं। आई कॉल दैट एज एन इकोनॉमिक जेनोसाइड। तो क्या इस देश में इकोनॉमिक जेनोसाइड हुआ है? और अगर डर रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि वो इकोनॉमिक जेनोसाइड हो चुका है। जी, तो वर्तमान सरकार से आगे आप अगर चाहेंगे, आपको नहीं होना है, आगे आपको अगर इकोनॉमिक जेनोसाइड नहीं होना है तो मेरे ख्याल से कास्ट स्टडी होना जरूरी है। यू पुट इट वेरी राइटली, आपका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का प्रकाश जी। वर्तमान सरकार के बारे में क्या वो अंबेडकर साहब की नीतियों को लेकर आगे चल रही है? क्योंकि सरकार का बार बार कहना है कि हम दलितों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, विकास के लिए काम कर रहे हैं, तमाम योजनाएं उनके उनके उनसे लेकर हमने शुरू की हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता है। इसी बेसिकली आप इकोनॉमिकली तो हर लोग अपने आप उठ पाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। आप सोशली जो है इनको एक साथ ले जा रहे हो क्या, दैट इज द बिगेस्ट इशू। या वो जो बटे हुए खेमे हैं, उस बटे हुए खेमे में ही आप उनको रखना चाहते हो। सोशल इंटीग्रेशन होगा या सोशल डिवाइड जो है वो कंटिन्यू होगा। जो लास्ट स्पीच मेरे दादा ने दी ऑन 25 नवंबर, इफ आई रिमेंबर वेरी वेल, he referred to Indian mass as an heterogeneous mass, which is full of conflict. इसे आने वाली जनरेशन की सबसे बड़ी चैलेंज ये होगा कि ये हेटेरोजीनियस मास में टू सर्च आउट व्हाट इज द कॉमनैलिटी, और इसी कॉमनैलिटी को उजागर करते करते आपको एक नेशन बिल्ड करना होगा। यहाँ जो है वो कॉमनैलिटीज डेवलप करने की बजाय रिलीजियस डिवाइड जो इस देश में जो है उसी को ही उजागर किया जा रहा है, और हेट्रेड रिलीजियसली स्प्रेड आउट की जा रही है। जब तक बर्दाश्त है तब तक बर्दाश्त है, बर्दाश्त के बाहर हो गया तो ये है यू हैव न्यू पैलेस्टाइन इशू इन इंडियन सॉइल, as we see between Israel and Palestine. एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा प्रकाश जी, ये कहा गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि नेहरू जी आरक्षण के विरोधी थे। क्या आपको लगता है कि ये कथन, मुझे ये बात सही नहीं लगती है। I won't make an authoritative statement because I have not been able to check my notes on it. लेकिन but if I remember very well reading, Sardar Patel was very much against giving any kind of facilities to anybody. तो आप ये सरदार पटेल की बात को लेके अगर मोदी जी नेहरू पर थोप रहे तो मेरे ख्याल से इट वाज नॉट राइट ऑन हिज पार्ट, सही नहीं है उनके पार्ट पर। बट आई विल कम आउट विद एन ऑफिशियल स्टेटमेंट विद इन नेक्स्ट 2 or 3 days as to what is the exact situation between Nehru and सरदार पटेल। ठीक, अब एक आखिरी मुद्दा जिस पे चर्चा शुरू की थी, वापस वहीं आते हुए, कितनी सीटें कम से कम प्रकाश अंबेडकर की आघाड़ी को चाहिए? ऐसे हम लोग ने कोई फिगर तय नहीं किया है। 2 काफी है? देखिए, एक ऐसा है कि हर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने आप को रिकॉग्नाइज करना चाहती है, सम्मान लेना चाहती है। मैंने आज जैसे कहा कि वी आर सिटिंग वेरी pretty tight on 2.5 lakh
votes in each constituencies in Maharashtra, minus Muslim votes. तो मेरे ख्याल से दिस इज आवर स्ट्रेंथ। तो इस स्ट्रेंथ की कीमत क्या है? इस स्ट्रेंथ को साथ जोड़ने की वो मेरे ख्याल की शर्त क्या है? तो इस कीमत हमने कोई लगाई नहीं है। हम खाली यही कह रहे हैं कि भैया दिस इज व्हाट वी आर टुडे। आपको मोदी को हराना है, या मैं जैसे विरोधी दल को कह रहा हूं कि आप अपनी पार्टी बचाना चाहते हैं हमके माध्यम से, बी क्लियर अबाउट इट। तो दारोमदार किस पे है? कांग्रेस पर कि पवार साहब पर कि ठाकरे साहब पर? नहीं, मैं ये समझता हूं कि ऑल फोर ऑफ अस, ओके, I'm not excluding myself. All four of us stand on the same platform कि जहां तुम अगर जीते नहीं तो आपका डिमिनिशिंग लाइन और आगे बढ़ता जाएगा। तो इस ये तरह से समाजवादी मूवमेंट जो है, विचारधारा बाकी है लेकिन मूवमेंट नहीं है। उसी तरह से कम्युनिस्ट अगर केरला से अगर कम हो जाते हैं तो देन यू हैव दी मार्क्सिस्ट थॉट विदाउट अ मूवमेंट। उसी तरह कांग्रेस जो गांधीयन फिलॉसफी लेके चलती है, दैट फिलॉसफी विल रिमेन बट देयर विल नॉट बी अ मूवमेंट। तो क्या मैं ये सेम विल बी द सिचुएशन और द फुले साहब अम्बेडकर। एक फिलॉसफी है लेकिन मास नहीं है, उस मतलब मूवमेंट नहीं है उसके पीछे। तो आखिर तो में इस बात को देखते हुए मेरे ख्याल से हर किसी ने चलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो आखिर में वाइंड अप करते हुए क्या मैं ये समअप कर सकता हूँ कि प्रकाश अंबेडकर को अभी भी उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अलायंस में रहेंगे वो? Yes, I am very positive. I am very positive that the alliance should take place. और अब प्रकाश अंबेडकर अपनी तरफ से अलायंस को नहीं तोड़ेंगे? नहीं, हमारे से ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कि हम इससे वॉकआउट होंगे। We will be there till the last. जी, 2-3 सीटें काफी होंगी। I am not commenting on anything. You are keeping your cards close to your chest. Thank you so much, Ambedkar Yeah, साहब. thanks a lot. Lovely talking to you. Thank you so much. Yeah, thank you. तो ये थे प्रकाश अंबेडकर। महाराष्ट्र में जो गठबंधन का राजनीति चल रही है, इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन करना चाहती है इनकी पार्टी वीबीए। क्या होगा? इन्हीं की वजह से पिछली बार कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ था महाराष्ट्र के 2019 के चुनावों में। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा।